प्राप्त होते रहेंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, आपको निरंतर वीडियो मिलता रहेगा। तो आइए आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय हिंदी। हिंदी का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगा वह है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? यह मात्रिक वर्ण है। यह मात्रिक वर्ण है। अगर हम केवल इसको पूछते हैं अ क्या है, अ क्या है, तो ये एकमात्र वर्ण है। लेकिन जब हम पूरा क्रम से पाते हैं, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, तो ये वर्णमाला है। और आगे भी मिलेगा, व्यंजन भी है, वो पूरा क्या होगा? वर्णमाला होगा। ठीक है। तो जब हम क्रमबद्ध ढंग से पाते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। तो प्रथम प्रश्न, ये पहला प्रश्न है, यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपको याद हो जाएगा। अब वर्णमाला को सर्वप्रथम दो भागों में बांटते हैं। वर्णमाला को सर्वप्रथम हमने दो भागों में बांटा। पहला क्या है? स्वर। पहला क्या है? स्वर। स्वर क्या है? वे ध्वनियां। स्वर की परिभाषा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकले। प्राणवायु, वायु बोलते हैं दोस्तों, ये ध्वनियां जो निकल रही है वायु है, मुख्य माध्यम क्या? वायु। तो ये जो प्राणवायु है बिना किसी अवरोध के मुख के बाहर निकले, उसे ही हम स्वर कहते हैं। ठीक, मतलब बिना किसी अवरोध के अगर ध्वनियां मुख के बाहर निकल रही हैं तो उसे हम स्वर कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं स्वर। ये बस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि स्वर कितने हैं। अक्सर ये बच्चे गलती कर देते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्वर कितने हैं। ये अ, अच्छा इसका पढ़ने का ढंग ध्यान दे दीजिएगा। अ पूरा वो नहीं खुलना चाहिए। अ पूरा वो नहीं खुलना चाहिए। जो बोलेंगे आ, उसमें मुंह आपका पूरा खुलना चाहिए। ये अभी मैं आपको और व्यवस्थित ढंग से इसको बताऊंगा। क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। गिनती कर लेते हैं ये इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर कितने हैं, तो आप तुरंत बताइए कि स्वर 11 हैं। स्वर की संख्या कितनी है? 11। ये आपको ध्यान रखना है, स्वर है 11। अच्छा, अब स्वर को भी हम बांट सकते हैं। स्वर को दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। एक है, पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व, ह्रस्व का तात्पर्य ह्रास होना, कमी होना। क्या ह्रास है? आइए देखते हैं। अब इसी स्वर को, यही जो स्वर है हमारा, इसी को हम समझ लेते हैं। जब हम लोग बोल रहे हैं तो मैंने कहा कि जो ह्रस्व है, ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है, इसके बारे में ये जानते हैं। तो जब हमने बोला ओ, तो आपकी देख रहे हैं ना, आपका जो मुख विवर है वो पूरा नहीं खुल रहा है। मुख विवर आपका पूरा नहीं खुल रहा है। तो ये क्या है?
उच्चारण करते समय इसमें मात्रा काल, अच्छा मात्रा किसे कहते हैं? किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। तो जो इसका मात्रा काल है वह अत्यंत कम है, तो इसको हम बोलते हैं ह्रस्व। और फिर क्या है? ई। फिर क्या है? उ। फिर क्या है? री। 1 2 3 4 ये 4 वर्ण हैं, 4 स्वर हैं। इन 4 स्वर को ही हम ह्रस्व कहते हैं। इन 4 स्वर को ही क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और यही मूल स्वर भी, अगर आपसे किसी ने पूछ ले मूल स्वर कितने हैं, तो वो 4 हैं। क्यों मूल स्वर कहते हैं, आगे हम आपको इसको समझाएंगे। सबसे पहले इसको समझिए। अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व हैं और यही 4 मूल स्वर भी हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा है? आ, पूरा मुख खुलना चाहिए। आ, ई, उ, ए, ओ और यहां औ। ध्यान रखिएगा। तो कितनी है गिनती इसकी कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ कहते हैं इसको। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। लिख लीजिए इसको, दीर्घ स्वर। तो क्या है पहला? आ, फिर ई, फिर उ, उसके बाद ए, फिर ए, फिर ओ और फिर औ। इनकी संख्या 7। इनकी संख्या कितनी है? 7। ह्रस्व की संख्या कितनी है? 4। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्णमाला क्रम में जो स्वर है, केवल री एक ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है, जिसका दीर्घ नहीं होता है। बाकी ये जो दीर्घ स्वर है उसमें भी जो है दीर्घ है। देखिए ए है, ए से भी और अधिक मात्रा काल आएगा है। ओ है, ओ से और अधिक मात्रा काल किसका है? औ का है। तो ये क्या है? दीर्घ है। अच्छा, इसको जो है, इन चारों को ध्यान रखिएगा, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा गया था, टेट में भी आया था कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो संयुक्त स्वर यही 4 हैं अंत के, ए, ऐ, ओ, औ। इनको संयुक्त स्वर, इसको याद रखिए, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो अभी हमने जो है स्वर को 2 भागों में बांटा है। पहला क्या? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर भी लिख लीजिए बगल में, ह्रस्व स्वर। और दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। एक हो गया ह्रस्व स्वर और दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। महत्वपूर्ण बिंदु है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। कुल स्वर की संख्या कितनी है? 7 और 4 जोड़ करके आप बताएंगे तो कितना हो जाएगा कुल? जी हाँ, 11। बहुत से 11। तो ये 11 स्वर। अब इसमें भी है, स्वर को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। स्वर को हम 3 भागों में बांटते हैं। मुख्य रूप से मैंने कहा पहले कि ह्रस्व और दीर्घ में, लेकिन जो संस्कृत की परिपाटी है वहां से चले आए अगर हम, तो एक और चीज है जिसको हम प्लुत कहते हैं। यद्यपि हमारी हिंदी में नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। उसको प्लुत कहते हैं, तो उसको भी जान लीजिए। प्लुत क्या है? प्लुत कोई नया वर्ण क्रम नहीं है, यही
आ लिख दिए और ये प्लुत का चिन्ह है, लगा दिए तो इसका मात्रा काल बढ़ जाता है। यही आ लिख दिए और ऐसा चिन्ह लगा दिए तो इसको क्या बोलेंगे? प्लुत। तो ये मात्रा काल बढ़ जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, लिखा जाता है ओम, ओम। हालांकि अब ये प्रयोग कम होता है, केवल संस्कृत तक ही सीमित है, हिंदी में प्रयोग नहीं करते हैं। हिंदी में केवल ओ और मा लिख देते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण के लिए ये प्लुत का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। क्या है? इसको बोलेंगे, उच्चारण क्या होगा? ओम। अब ध्यान रखिए, ये प्लुत हो गया। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि स्वर के कितने भेद हैं, तो स्वर के, हिंदी के स्वर के जो भेद हैं वह केवल 2 हैं। अगर संस्कृत में अगर पूछा जाता है कि स्वरों के कितने भेद हैं, तो संस्कृत में स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का ध्यान रखेंगे। हिंदी में स्वर के 2 भेद, ह्रस्व और दीर्घ। आपको पता चल गया कि इनकी संख्या कितनी है, तो ह्रस्व की संख्या 4 है और दीर्घ की संख्या 7 है। 7 और 4 कुल स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की कुल संख्या 11 है। अच्छा, कुछ लोग जिन्होंने शुरू से पढ़ा होगा बचपन में, स्वर लिखा और स्वर में क्या बताया कि स्वर लिखो अ से आहा तक। आ से आहा तक, आहा स्वर ही नहीं। फिर क्या है? आइए जानते हैं। आहा स्वर नहीं है, फिर क्या है? आहा है अयोगवाह। आहा है अयोगवाह। अयोगवाह। 2 अयोगवाह हैं हिंदी में, अंग और अह। अयोगवाह संज्ञा किसने दिया? तो अयोगवाह संज्ञा दिया किशोरीदास वाजपेयी जी ने, जो हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं। हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी जी। याद रखिए, हिंदी की पाणिनि कौन कहे जाते हैं? यहां भी आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी की पाणिनि कौन कहे जाते हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। अंग और आहा 2 अयोगवाह है। अब हम अपने इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और प्रारंभ करेंगे व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन ये है, शब्द है व्यंजन। अगर हम व्यंजन की बात करें, स्वर तो स्वतंत्र ध्वनियां थी। स्वर कैसे ध्वनियां हैं? स्वतंत्र। लेकिन व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, व्यंजन वर्णमाला के किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अगर हमने लिखा को अपूर्ण है। अगर हमने लिखा क, तो इसका जो विच्छेद करेंगे तो ये होता है क धन अ। ये स्वर इसमें आ गया है। इसी प्रकार जितने भी वर्ण हैं व्यंजन के, उन सब में आ का योग है। इसीलिए स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती हैं। आइए जान लेते हैं स्वर के भेद, व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के भेद हैं, व्यंजन के प्रकार हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है? ये जो हमारी जिह्वा है, जिसको हम जुबान भी कहते हैं, भाषा को भी जुबान कहते हैं,
तो ये जो जिह्वा है, जब हम उच्चारण करते हैं वर्णों का, तो उच्चारण करने पर ये जिह्वा 5 जगहों पर स्पर्श करती है, और उन्हीं 5 जगहों के स्पर्श करने पर हम उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इसको आप जानेंगे क, च, ट, त और प। 1 2 3 4 5, ये जो पांचों वर्ण लिखा मैंने, ये एक वर्ग है। का में 5 अक्षर है, क ख ग घ ङ। च में च छ ज झ ञ। ट में ट ठ ड ढ ण। त त थ द ध न। प प फ ब भ म। यहां पर इनको हम कहेंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। वो सब के सब है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल और व। य, र, ल और व, यह है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4। अगर आपसे कोई पूछे अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। य, र, ल, व। उसके बाद क्या है? उसमें या संघर्षी, उसमें या संघर्षी व्यंजन, उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ये कौन कौन से हैं? श, स, स और ह। श, स और ह। इनकी संख्या कितनी है? ये भी है 4। तो व्यंजन के 3 भेद हैं, 1 2 और 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यहां याद रखिए, स्पर्श व्यंजन की विशेषता या परिभाषा है वे व्यंजन ध्वनियां जिनके उच्चारण करने पर जिह्वा मुख विवर में कहीं स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क का जब हम बोलते हैं तो कंठ, ये सब के सब क्या है? इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क, ख, ग, घ, ङ, इन सभी ध्वनियों का, जो मैंने अभी बोला, का वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान है कंठ। सूत्र भी है ना, आप कुहा विसर्जनी या नाम कंठ, संस्कृत में। तो कंठ। फिर चा वर्ग में इनका उच्चारण स्थान क्या है? ताल। इनका उच्चारण स्थान है ताल। चा वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ताल है। ठीक। अब टा वर्ग है, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा क्या है? ये जो तालु है, तालु के आगे और दांत के पीछे जो उभार होता है उसी को मूर्धा कहते हैं। अक्सर बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं कि मूर्धा है क्या। तो ये जब आप बोलेंगे टा, टा, टमाटर, टा, टा, तो टा बोलने के पहले आप देखिए जिह्वा आपकी कहां जाके स्पर्श करती है? ट, ट। तो जीवा जाकर के जिस स्थान पर स्पर्श कर रही है, शुद्ध उच्चारण पर होगा, जहां पर स्पर्श कर रही है वही स्थान है हमारे मुख विवर का, जिसका संज्ञा है मूर्धा। ट, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये जो है मूर्धा है। उच्चारण स्थान क्या है इसका? मूर्धा। अब यह है ता। तो ऐसे लिख लीजिए ता,
अभी मैंने कहा ना कि मूर्धा कहां है, दंत के पीछे और तालु के आगे, अर्थात दंत और तालु के बीच में मूर्धा है, तो मूर्धा के बाद दंती आ रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। ता का उच्चारण स्थान है दंत। ता, था, दा, धा, ना, ये इनका उच्चारण स्थान है दंत। अब दंत तक हो गया, अब इसका उच्चारण स्थान क्या है, पा का ओष्ठ। ओष्ठ, ये अब ऐसे भी याद रखिएगा, इसको हम कहें के, टी, यम, डी और ओ। तो याद करने के लिए क्रम क्या है, केटीएम, डीओ, केटीएम, डीओ, केटीएम, डीओ। इसको साइड में याद कर सकते हैं आप, के टी एम डी ओ, ये वर्णमाला क्रम है। के फॉर कंठ, टी फॉर ताल, यम फॉर मूर्धा, डी फॉर दंत, ओ फॉर ओष्ठ। अब यहां पर याद रखिएगा कि का वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान ताल, टा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा, ता वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान दंत, पा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ। इसको बहुत ही सरल तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें और भी महत्वपूर्ण है, इसमें अल्प प्राण है, महाप्राण है, घोष है, अघोष है, जिसके लिए हमें थोड़ा विस्तार से इसको लिखना होगा। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन को पहले अक्षर से पढ़ लेते हैं, फिर आगे क्रम बढ़ाएंगे हम लोग। स्पर्श व्यंजन परिचय हो ही गया है कि व्यंजन को हमने 3 भागों में बांटा है। व्यंजन को विद्वानों ने 3 भागों में रखा है, 3 भागों में व्यंजन को बांटा गया है। अगर व्यंजन का भेद पूछा जाए तो कितने भेद हैं? व्यंजन के भेद हैं 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, उसको हम आगे बताएंगे। अब अगर हम का वर्ग, का वर्ग, तो का वर्ग का अक्षर है क, ख, ग, घ, अंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने चल रहा हूं। ये जो बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, यहां तक कि आईएएस परीक्षा में भी यहां से अच्छे प्रश्न आते हैं। इसको आप नोट करेंगे, समझेंगे। चा वर्ग, चा वर्ग, अब चा वर्ग में क्या है? च, छ, ज, झ और य। टा वर्ग, ट, ट, ठ, ड, ढ और ड़। इसी प्रकार ता वर्ग, कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये चा वर्ग का अक्षर है या नहीं, ये टा वर्ग का अक्षर है या नहीं, यह भी ध्यान रखिएगा। ता, था, दा, धा और ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप पाएंगे। अब बचता क्या है? पा वर्ग। पा वर्ग में क्या है? पा, फा, बा, भा और मा। इसमें क्या जानना है? उच्चारण स्थान आपको बताया जा चुका है, इसको आप नोट कर लें, कहीं याद रखें।
उच्चारण स्थान यही है, तो मैं पूरा इसका उच्चारण स्थान ही बता रहा हूं। इसमें आपको मैं बताने चल रहा हूं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? सबसे पहले यहां पर याद रखिएगा कि प्राण का अर्थ है सांस। सांस। प्राण का अर्थ हिंदी वर्णमाला से है, अध्यात्म में मत जाइएगा, हिंदी वर्णमाला से है। प्राण का अर्थ है सांस, ये सांसें ही प्राण है। तो इसमें अल्प प्राण है और महाप्राण। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल तरीका। अपने हाथ को आगे कीजिए और इन लिखी हुई ध्वनियों को बोलिए। का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। आपको अंतर स्पष्ट मिल गया होगा। अब मैं बहुत ही सरल विधि से आपको बता रहा हूं। एक है अल्प प्राण, अल्प प्राण। दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा क्या है? महाप्राण। पहला है अल्प प्राण, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अब इसको सबसे पहले समझ लीजिए, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी ये समझ में। अल्प माने कम और महा माने अधिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब आप हाथ को अपने सामने करते हैं, मुंह के सामने करते हैं और ध्वनियों को बोलते हैं, तो आप जब बोल रहे हैं देखिए यहां का, चा, टा, ता, पा, गा, जा, डा, दा, बा, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा। तो जो प्राण है अर्थात सांसें हैं, जो वायु निकल रहा है, वो आपके हाथ से बहुत धीरे टकराती है, उसका प्रभाव बहुत कम होता है। तो इन ध्वनियों को हम कहेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण, इन ध्वनियों को हम कहेंगे अल्प प्राण। इसको क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। इसको क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। अब ये बच गया, ये बच गया है और ये बच गया है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? बोल के देखिए। खा, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ। ये क्या है? ये महाप्राण। क्यों? जब इनको आप बोल रहे हैं तो जो सांस है, प्राण सांस है, वो तीव्र गति से जो है आपके हाथ से टकरा रहे हैं। तो इनको क्या बोलेंगे आप? महाप्राण। इनको बोलेंगे आप महाप्राण। इनको बोलेंगे आप महाप्राण। बहुत सिंपल। तो ये ध्वनियां क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसको एकदम आप कंठस्थ कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। तो आज के लिए अब इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे जिसमें अंतस्थ और उष्म व्यंजन के बारे में बताया जाएगा। अभी इसमें अघोष और सघोष है, आगे के क्रम में वह भी बताना है, तो उसको भी आप अगले वीडियो में पाएंगे। तो आपकी, अगर आप चाहते हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषय मिलता रहे, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे आपको सभी वीडियो मेरे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपको मंगल कामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।